हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा ही आपको पता है कि हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर आपको सभी कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी। आज हम भारतीय संविधान के एमसीक्यू हल करेंगे और उनको भी टॉपिक वाइज से हल करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है, आज हम प्रस्तावना के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हल करेंगे और प्रस्तावना के बारे में डिटेल से भी जानेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना को, मौलिक कर्तव्य को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, या फिर संविधान के सभी अनुच्छेदों को? दोस्तों, संविधान के जिस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है वो है प्रस्तावना। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो टी.एस. भार्गव ने। टी.एस. भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। जबकि राजनीतिक जन्मपत्री या संविधान की कुंजी, इसको मैं अलग लिख देता हूं, संविधान की कुंजी और राजनीतिक जन्मपत्री, है ना। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी और राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा जाता है। और ये किसके माध्यम से कहा या किसने कहा? तो ये कहा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही यहां राइट आंसर होगा, प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्यों पर, मौलिक अधिकारों पर, या फिर नीति निर्देशक तत्वों पर? तो दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने जिस पर सबसे ज्यादा बल दिया या ध्यान दिया वो दिया प्रस्तावना पर। यहां भी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। दोस्तों, प्रस्तावना का विचार संविधान में कहां से लिया गया? तो ये लिया गया था अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से: लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। दोस्तों, यहां हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हम भारत के लोग। दोस्तों, संवैधानिक शक्ति का स्रोत भी पूछ सकता है आपसे कि संवैधानिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो संवैधानिक शक्ति का स्रोत भी हम भारत के लोग ही है। और दोस्तों, हम भारत के लोग शब्दावली कहां से ली गई है? हम भारत के लोग शब्दावली अमेरिका से ली गई है। दोस्तों, यहां से सीटेट में ज्यादातर किसी भी कंपटीशन में ज्यादातर यहां से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। तो इनको जो आप नोट्स बना के एक नोट्स बना लीजिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें नोट करते रहिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्येक चुनी जाती है, यह राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। मतलब समय सीमा उसकी निश्चित की जाती है राज्य के प्रमुख की। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, भारत में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, तो इसीलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैंने अभी बताया धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान करना, और भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, इसीलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। तो राज्य द्वारा किसी धर्म को स्वीकार करना मतलब नहीं स्वीकार करना। राज्य ने किसी धर्म को, किसी विशेष धर्म को स्वीकार नहीं किया है कि उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार करके हिंदू राष्ट्र घोषित किया हो या फिर मुस्लिम धर्म को स्वीकार करके मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया हो। ऐसा कोई सा भी धर्म सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। दोस्तों बिल्कुल गलत। जो धर्म विरोध करते हैं, जो लोग किसी स्पेशल धर्म का विरोध करते हैं, तो ऐसे नागरिकों का समर्थन करता है नहीं। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। बहुसंख्यक मतलब जो जिस धर्म के लोग बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद हैं उस धर्म का समर्थन करता है नहीं। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। जो जिस धर्म के लोग कम हैं उनका समर्थन करता है नहीं करता। दोस्तों किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ठीक है, भारत किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता, सभी धर्मों का सम्मान करता है, इसीलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है या सरकार का प्रमुख जो है वंशानुगत नहीं होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चला आता है कि इसका बाप राजा था या ये प्रधानमंत्री है तो इसका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा अगली बार, फिर उसका भी बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, इसी को बोलते हैं वंशानुगत। तो यहाँ पर हमारे देश में वंशानुगत परंपरा नहीं है, ये पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। अब जो है हम राज्य के प्रमुख का या देश के प्रमुख का जो चुनाव करते हैं वो निर्वाचन से होता है। ठीक है ना, वोट द्वारा होता है, मतदान द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। दोस्तों उद्देशिका को प्रस्तावना या प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है ना, प्रस्तावना और उद्देशिका एक ही है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। दोस्तों अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो किया गया था 42वां संशोधन। और वो कब किया गया था? ये किया गया था 1976 में। 1976 में किया गया था। और इस संशोधन के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वे कौन कौन से थे? तो पहला था समाजवादी, दूसरा था पथ निरपेक्ष, या फिर धर्मनिरपेक्ष। तीसरा था अखंडता। तो ये 3 शब्द जो हैं 42वें संशोधन में जोड़े गए थे जो 1976 को हुआ था। तो दोस्तों समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, यहां हमारा ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा। अब दोस्तों समाजवादी को जानते हैं। समाजवाद मतलब समाजवादी शब्द का यहाँ मतलब क्या है, संविधान की प्रस्तावना में क्या अर्थ दिया गया है इसका। तो दोस्तों जो उत्पादन की वस्तुएं हैं, जो भी उत्पादन की वस्तुएं हैं जो भारत में जिनका उत्पादन होता है, उनका उपयोग समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हित में किया जाएगा। ठीक है, बाद में उसका निर्यात किया जाएगा। पहले अपने देश के लोगों के बारे में सोचा जाएगा, अपने देश के लोगों को वो वस्तुएं दी जाएंगी। अगर हमारे पास से वो वस्तुएं बचती हैं या उत्पादन ज़्यादा होता है तो हम उसका जो है निर्यात करेंगे, बाहर के देशों को बेचेंगे। और दोस्तों धर्मनिरपेक्ष या पथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है? मैंने भी बताया आपको, है ना, कि भारत में जो है सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है दोस्तों भारत का अपना कोई धर्म नहीं है और ना ही भारत का कोई अपना धर्म होगा, क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर आपको सभी कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। भले ही आप कोचिंग कहीं से भी ले रहे हो, लेकिन अगर एक अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी देखो, आपने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है, वो 42वां संशोधन था और 1976 में किया गया था, जिसके तहत 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों जो भारत को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस तरह से दिखाया गया है, वो दिखाया गया है कि एक प्रभुत्व संपन्न। दोस्तों प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? देखो, प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि कोई भी राज्य, बाहर का कोई भी देश हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगा। हम अपने आंतरिक मामलों में खुद मतलब अपने आंतरिक भारत के जितने भी राजनीतिक या किसी भी तरह का कोई मसला होगा तो हम उसको खुद सुलझाएंगे। हम भारत का कोई भी देश हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी का मैंने आपको बता ही दिया था, धर्मनिरपेक्ष का भी बता दिया था। और प्रजातांत्रिक का मतलब होता है जहां पर प्रजा द्वारा, है ना, जनता द्वारा अपना अध्यक्ष चुना जाए, अपना प्रमुख चुना जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है। दोस्तों हमें एक मतलब ऐसा ऑप्शन चुनना है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो। इसमें ज़्यादातर जो है ऑप्शन सही है, लेकिन वे सही हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों गणतंत्र का मतलब होता है जो हम अपने प्रमुख का या फिर किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनते हैं तो उसको जो है एक निर्वाचन विधि के द्वारा निश्चित समय के लिए चुना जाता है। ठीक है, यह पद वंशानुगत नहीं है। ठीक है, यह पद वंशानुगत नहीं है कि यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दी एक पीढ़ी को ही मिलती रहेगी। यहाँ पर जो होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का या हमारे देश के प्रमुख का जो होता है चुनाव होता है, और वो एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारत में वंशानुगत परंपरा नहीं है या वंशानुगत शासक नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है या प्रस्तावना में नहीं है? ठीक है, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या फिर लोक कल्याण। दोस्तों भारत की प्रस्तावना में मैंने बताया था जो 42वें संशोधन हुआ था और 1976 में हुआ था, उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो लेकिन लोक कल्याण जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, यहां हमारा ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके कल्याण के बारे में नई नई स्कीमें लाना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि किसी तरह से हम अपने कमजोर वर्गों को ऊपर ला सके। ठीक है, सामान्य श्रेणी में ला सके, उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लाभ दिया जा सके। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। दोस्तों गणराज्य का मैंने अभी मतलब बताया था। ठीक है, गणराज्य जो शब्द होता है उसका क्या मतलब है? गणराज्य शब्द का मतलब होता है कि भारत में वंशानुगत परंपरा नहीं है। यहाँ पर राष्ट्र अध्यक्ष का या देश के प्रमुख का निर्वाचन होता है और वो एक निश्चित समय के लिए किया जाता है ना, यानी चुनाव होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, राजाध्यक्ष का चुनाव होता है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही नहीं है? कौन सा क्रम सही नहीं है? ए, बी, सी या फिर डी? तो दोस्तों कौन सा क्रम सही है? हमारा ये तीनों जो है क्रम बिल्कुल गलत है, ठीक है। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 4 सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये हमारा जो है बिल्कुल सही क्रम में है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति। दोस्तों एकेश्वरवाद का मतलब होता है सभी लोग एक ही ईश्वर को मानेंगे, ठीक है ना, सभी लोग एक ही ईश्वर को मानेंगे। और बहुदेववाद का मतलब होता है सभी लोग बहुत सारे देवों को मानेंगे, अलग अलग देवताओं को मानेंगे। सभी धर्मों की अस्वीकृति, दोस्तों अस्वीकृति नहीं स्वीकृति, अगर यहाँ स्वीकृति होता तो ये हमारा राइट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ है अस्वीकृति, ठीक है, हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का जो अर्थ होता है वो होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, ठीक है। किसका? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, वो कौन कौन सी है? पहला है विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, चौथा है धर्म, और दोस्तों 5वां है उपासना, ठीक है। प्रस्तावना में इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, यानी प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह मूल प्रस्तावना में था। मतलब इसको किसी इस शब्द को जोड़ा नहीं गया है, ये जब प्रस्तावना तैयार की गई थी ये तभी से उसमें था, ठीक है, ये होता है इसका मतलब, यह मूल प्रस्तावना में था। तो हमें जो है उत्तर कूटनिधि से चुनकर देने हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, या 1 और 3 सही है, या फिर केवल 4 या केवल 3, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि धर्मनिरपेक्ष जो है 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है ना। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो हमारा ए और 3 कौन से विकल्प में है? बी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर होगा, 1 और 3, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या फिर सामाजिक स्पर्धा। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। और दोस्तों प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है, ठीक है ना। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। वो कौन कौन से हैं? पहला है सामाजिक न्याय,
दूसरा है आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय। ठीक है, प्रस्तावना में इन 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है। और दोस्तों प्रस्तावना में कभी कभी क्वेश्चन में ये बनता है कि किसका कौन से न्याय का उल्लेख नहीं है, तो ध्यान रखना धर्म के न्याय का या धार्मिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद या फिर राजनीतिक। दोस्तों आपको मैंने बताया था 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, कौन कौन से थे वे? समाजवाद, पथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं इसको, और अखंडता। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्वों को या फिर सभी को। दोस्तों शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। और ये किसने कहा? ये टी.एस. भार्गव ने कहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से या फिर प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, हम भारत के लोग। दोस्तों हम भारत के लोग जो है संवैधानिक शक्ति का स्रोत है, मैंने आपको बताया है। और हम भारत के लोग शब्दावली कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? शीत युद्ध, अमेरिकी क्रांति 1776, बोलेस्विक क्रांति 1917, चीन की क्रांति 1912। तो दोस्तों यहां शीत युद्ध, अमेरिकी क्रांति 1976 और बोलेस्विक क्रांति 1917 इन तीनों क्रांतियों का प्रस्तावना पर बहुत अधिक प्रभाव है, लेकिन चीन की क्रांति का कोई भी प्रभाव प्रस्तावना पर नहीं है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, चीन की क्रांति 1912। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारतीय राज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो दोस्तों मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यहां हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में या फिर भाग 4 में। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना में। दोस्तों एक चीज और नोट करिएगा, प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता का उल्लेख है। कितना? 2 प्रकार की। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता, समता मतलब समानता। वह कौन कौन सी हैं? तो पहली है प्रतिष्ठा, दूसरी है अवसर। बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष या फिर एकता और अखंडता। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया है,
समाजवादी भी जोड़ा गया है, अखंडता भी जोड़ी गई है, और धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं। इसको लिख देता हूं एक बार और, पथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, लेकिन गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। गुट निरपेक्ष शब्द को भारत की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। दोस्तों ये तो गलत बात है ना। उक्त शब्द का मतलब है जो ऊपर शब्द दिए गए हैं ऑप्शन नंबर 1 में, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, है ना। तो ये तो शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंग हैं। इनको 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो 1976 में किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाता है, और वो संशोधन 1985 में नहीं 1976 में हुआ था। ठीक है, और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ठीक है, 1950 में जो संविधान लागू हुआ था तब ये संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे। इनको 42वें संशोधन के द्वारा, है ना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान ने जिस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है दोस्तों, वो है लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, यहां हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र। देखो, लोकतांत्रिक राजतंत्र में और गणतंत्र में अंतर होता है ना। गणतंत्र का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी पद या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होगा। वहां पर जो है उसका निर्वाचन होगा, मतदान होगा, उसका चुनाव होगा, और वो एक निश्चित समय सीमा के अंदर होगा और निश्चित समय के लिए होगा। इसी को गणतंत्र बोलते हैं। और लोकतंत्र का मतलब होता है यहाँ प्रजा को बोलने का अधिकार हो, अपने विचार रखने का, अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार हो, उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। वो है पहला राजनीतिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो ये सभी को स्वीकार किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है 30, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगर मैं और भी क्वेश्चन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसका पार्ट 2 आपके लिए 1-2 दिन में बना दूंगा, आप वहां पर जाकर तब देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में, या फिर संसद में? तो दोस्तों भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो जनता में निहित होती है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जनता में। दोस्तों एक बार प्रस्तावना को जो है थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं। जो पीछे पढ़ाया उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, भारत की जो प्रस्तावना शुरू होती है वो किस शब्दों से शुरू होती है? वो होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। और ये संवैधानिक शक्ति का स्रोत भी है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? टी.एस. भार्गव ने कहा। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने कहा। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया? प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया, या फिर अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। हम भारत के लोग शब्दावली कहां से ली गई?
ये अमेरिका से ली गई शब्दावली। दोस्तों शब्दावली कहां से ली गई? अमेरिका से। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसको आप जो है नोट्स जरूर कीजिएगा। पहले तो ये जानिए संविधान में बनाए गए अधिनियमों को प्रस्तावना की आखिर जरूरत क्या पड़ी। देखो प्रस्तावना की जरूरत इसलिए पड़ी, जो संविधान में बनाए गए अधिनियम थे उनको समझने के लिए प्रस्तावना को लिखा गया है। ठीक है, और प्रस्तावना का प्रारूप, प्रस्तावना का प्रारूप प्रस्तावना का प्रारूप 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार करके संविधान सभा में पेश किया। संविधान का की प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किया गया था? 13 सितंबर 1946 को। ठीक है, और इसी दिन यह संविधान सभा में पेश भी किया गया था। लेकिन संविधान सभा के द्वारा इसको जो स्वीकार किया गया वो किया गया 22 जनवरी 1947 को। 1947 को। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में सब चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जानते हैं हाँ